Good morning everyone, welcome back. Now section 18, CAT in special circumstances. So this section 18 basically take care of those special circumstances. जैसे कि मान लीजिए एक किराने की दुकान वाला जिसका टर्नओवर केवल 10 लाख रुपए है. सो यू पीपल आर अवेयर दैट ही इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ. तो उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, अब वो माल तो खरीदता जाता है. सो वेदर ही इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, द आंसर इज नो. बिकॉज सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 जो हमने प्रीवियस सेशन में रिवाइज किया था वो क्या बोलता है कि रजिस्टर्ड पर्सन ले सकता है. तो ये किराने की दुकान वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. मान लीजिए जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर इतना हो गया कि उसको नाउ सच किराने की दुकान वाला नाउ लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो उसने रजिस्ट्रेशन लिया. तो जो स्टॉक उसके पास बच गया है, जो स्टॉक उसके पास बच गया जब वो अनरजिस्टर्ड था, ओके, अब वो रजिस्टर्ड हो गया है, तो वो उस स्टॉक के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है. या मान लीजिए कोई कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा रहता है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता, लेकिन उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया जैसे 1.5 करोड़ से. नाउ सच पर्सन नीड टू शिफ्ट टू रेगुलर स्कीम, सो ही कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन व्हाटएवर स्टॉक लेफ्ट और कैपिटल गुड्स इज देयर. ठीक है, तो ये हम लोग डिटेल में रिवाइज करेंगे. अभी मैं कल आपको बता रहा हूं कि ये सर्कमटेंसेज ये सेक्शन 18 टेक केयर करता है. इसके अलावा डी मर्जर, मर्जर, एमालगमेशन के मामले में इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा, ये भी ये सर्कमटेंसेज भी ये सेक्शन 18 कवर करता है. तो सेक्शन 18 केट इन स्पेशल सर्कमटेंसेज, सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 आपको याद रखना है कि इसमें 4 क्लोज है. क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी. तो सबसे पहले सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्लोज ए क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए. तो बंदा अगर लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो गया है तो उसको 30 दिन के अंदर अप्लाई करना है. 30 दिन के अंदर अप्लाई करना, मान लीजिए 1 मई से वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है और वो 15 मई को अप्लाई कर देता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जो भी स्टॉक बच गया है 38 अप्रैल को उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है. इसके लिए एक पर्टिकुलर इन्होंने टर्म यूज किया है, वो याद रखना. इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द डे इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स. तो ये लायबल टू पे टैक्स कब से हुआ, 1 मई से. इसने 30 दिन में अप्लाई किया तो 38 अप्रैल को जो भी स्टॉक बच गया इसके ऊपर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है. लेकिन याद रखना न्यू रजिस्ट्रेशन के मामले में कैपिटल गुड्स के ऊपर नहीं ले सकता. फिर सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्लोज बी, ये किस बारे में, ये वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन के मामले में. मतलब बंदा लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वॉल्यूंटरी वो रजिस्ट्रेशन लेता है. तो जब भी उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, मान लीजिए 15 मई से मिलता है, तो 14 मई की रात को जो स्टॉक बच गया उसके ऊपर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है. फिर सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्लोज सी किस बारे में, कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा किस में शिफ्ट कर रहा है, रेगुलर स्कीम के अंदर. तो मान लीजिए वो शिफ्ट करता है 1 जुलाई से, ठीक है, तो 30 जून को जो भी स्टॉक बच गया, स्टॉक प्लस कैपिटल गुड्स के ऊपर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है. अब कैपिटल गुड्स जीएसटी के अंदर कितनी लाइफ साइकिल मानते हैं हम, 5 साल. तो इसके लिए हमको रूल 40 देखना पड़ेगा. रूल 40 बोलता है कि भाई कैपिटल गुड्स के मामले में 5 परसेंटेज पॉइंट पर क्वार्टर ऑफ पार्ट देयर ऑफ. ठीक है, तो बेसिकली मान लीजिए 5 साल हमने लाइफ मानी, टोटल कितने क्वार्टर हो गए, 20 क्वार्टर हो गया. ठीक है, 20 क्वार्टर्स हो जाते हैं एक कैपिटल गुड्स के. तो मान लीजिए 3 क्वार्टर जब उसने कैपिटल गुड्स बाय किया उसके बाद से 3 क्वार्टर ये कंपोजिशन स्कीम में रहा, बाकी के 17 क्वार्टर के लिए अब ये शिफ्ट कर रहा है रेगुलर स्कीम में. तो क्या होगा, तो 3 क्वार्टर का इसको नहीं मिलेगा, 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं, बाकी के 17 क्वार्टर का ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है. ठीक है, फिर सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्लोज डी टेक केयर ऑफ दो सर्कमस्टेंसेज व्हेन एग्जाम सप्लाई बिकेम टैक्सेबल सप्लाई. तो इस मामले में भी इनपुट प्लस कैपिटल गुड्स के ऊपर. अब इसको करना क्या पड़ेगा, तो कैपिटल गुड्स का हमने समझ लिया 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं. इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भाई 30 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, भाई एलिजिबल हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, तो गवर्नमेंट को सूचना देनी पड़ेगी. कैसे करेगा, ये प्रेस्क्राइब फॉर्म आपको एग्जाम के अंदर क्या यूज करना, प्रेस्क्राइब फॉर्म जीएसटी ITC 01 फाइल करेगा, उसमें डिटेल देगा कि भैया मेरा ये स्टॉक रहेगा, ये कैपिटल गुड्स रह गया. अगर मान लीजिए क्लोज सी या क्लोज डी का है, ठीक है, तो ये डिटेल देगा और इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिल जाएगा. लेकिन किंतु परंतु ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए जो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा है, 2 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर इसको सीए और सीए में प्रैक्टिसाइजिंग जो होते हैं उनका सर्टिफिकेट भी देना है. अब ये 2 लाख रुपए क्या ईच टैक्स रेट का नहीं, टोटल
CGST, HGST, UTGST, IGST सब मिला के अगर 2 लाख से ज्यादा का क्लेम है तो उसको प्रैक्टिसाइजिंग CA या CMA का सर्टिफिकेट देना है। ओके, तो ये रूल 40 बोलता है। अब सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्या करता है, बंदे को एलिजिबल करता है। तो मान लीजिए स्टॉक के अंदर, किराने की दुकान के स्टॉक के अंदर फूड एंड बेवरेजेस रह गया, तो क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है? यस, किराने की दुकान वाला ले सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, उसने एम्प्लॉय के लिए फूड एंड बेवरेजेस लिया है, वो स्टॉक में रह गया, या मान लीजिए मोटर व्हीकल है, तो क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट बंदा ले सकता है? तो याद कर लीजिए जो हमने देखा था सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, इससे नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 18 सब सेक्शन 1, यानी कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 इज गोइंग टू प्रीवेल ओवर सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 आल्सो। तो उसको उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अनरजिस्टर्ड कंपनी है, एम्प्लॉय के लिए फूड एंड बेवरेजेज लिया, अब वो रजिस्ट्रेशन लेती है, तो फूड एंड बेवरेजेज पर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिकॉज सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 इज गोइंग टू प्रीवेल ओवर। ठीक है, चलिए नाउ सेक्शन 18 सबसेक्शन 2, ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड टू टेक आईटीसी अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 अगर जो उसका टैक्स इनवॉइस है जो इशू किया गया डेट ऑफ इशू उसके 1 साल के बाद का है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी जो स्टॉक बच गया आपके पास, ठीक है, वो 1 साल के अंदर अंदर का है तो आप ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते अगर वो ज्यादा पुराना, जैसे 3 साल या 4 साल पुराना है। अब सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 रिवाइज करने के पहले हम लोग सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 देख लेते हैं। 18 सब सेक्शन 4 क्या है? ठीक उल्टा है सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्लोज सी और डी का। तो सी के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया कि कंपोजिशन स्कीम वाला रेगुलर स्कीम ऑप्ट करता है या एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल बन जाती है। इसका उल्टा क्या होगा कि रेगुलर स्कीम वाला कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है या फिर टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम्प्ट हो जाती है। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले लिया है उसका स्टॉक बच गया तो आपको वापस पे बैक करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 क्या बोलता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आप डेबिट कर दोगे। मान लीजिए अनयूटिलाइज आईटीसी है तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आप डेबिट कर दोगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ भी नहीं है, जीरो बैलेंस है, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, कितना बैलेंस है? मान लीजिए 1 लाख रुपीज का है और डेबिट करना है आपको 50,000 का। तो 50,000 आपने डेबिट किया, जो बाकी का 50,000 बचेगा वो गवर्नमेंट फोरफिट कर देगी, वो लैप्स हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर जीरो बैलेंस है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना है। अब कई बार क्या होता है कि व्यापारी ज्यादा सियाना होता है, व्यापारी बोलता है कि सर मेरे पास तो इनवॉइस नहीं है। तो इसमें फिर रूल 44 क्या बोलता है कि भाई तुम्हारे पास इनवॉइस नहीं है, क्योंकि इनवॉइस के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई इसका कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा जो स्टॉक बच गया। तो जो स्टॉक किस इनवॉइस से रिलेटेड है उसके बेसिस पे हम करेंगे। मान लीजिए वो बोलता है कि नहीं है, ओके, टैक्स इनवॉइस नहीं अवेलेबल है, तो मार्केट प्राइस लो, उसके हिसाब से उसका रेलिवेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करो। और इस मामले में कैपिटल गुड्स के मामले में क्या होगा, मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं, अगर मेरे रेगुलर स्टूडेंट को तो मालूम होगा। मैंने बोला है कि भाई जो कैपिटल गुड्स है जीएसटी के अंदर 5 ईयर्स मानते हैं। दूसरी बात, पूरे जीएसटी के अंदर 5% पर क्वार्टर और पार्ट डे होता है, सिवाय सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 एंड सेक्शन 29 सब सेक्शन 5 जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, इस मामले में हम लोग मंथली बेसिस पे करेंगे। तो कैपिटल गुड्स का इधर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मंथली बेसिस पे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? मंथली बेसिस पे। ओके, बाकी सब जगह 5% पर क्वार्टर और पार्ट डे होगा। ये याद रख लेना, सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए है, जो चैप्टर 9 में हम लोग रिवाइज करेंगे, इन मामले में मंथली बेसिस है। बाकी सब में क्या? 5% पर क्वार्टर और पार्ट डे होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 ये किसका टेक केयर करता है कि भाई सेल हो जाता है, बिजनेस मर्जर हो जाता है, डी मर्जर हो जाता है, अमेलगमेशन हो जाता है, लीज या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो जाता है। तो अगर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी भी हो रही है, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी मतलब मान लीजिए ट्रांसफर ने अपना बिजनेस ट्रांसफरी जो खरीदता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफरी है, उसको ट्रांसफर कर दिया। उसमें स्पेसिफिक क्लोज है कि भाई फ्यूचर में अगर कोई टैक्स लायबिलिटी आती है तो ट्रांसफरी पे करेगा। तो फिर जो अनयूटिलाइज आईटीसी रह जाता है उसको भी ट्रांसफरी को शामिल हो, ट्रांसफरी को मिल जाएगा। तो मान लीजिए ट्रांसफर होता है किसी भी बिजनेस का, चाहे अमालगमेशन की वजह से, सेल मर्जर की वजह से, तो 1 लाख रुपीज का अनयूटिलाइज आईटीसी है तो ट्रांसफर के अकाउंट से वो
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ट्रांसफर ही के ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन डी मर्जर के मामले में क्या होगा? डी मर्जर क्या होता है कि एबीसी लिमिटेड, आजकल तो होड़ लगी हुई डी मर्जर की वैल्यू अनलॉक करने की, तो रिलायंस इंडस्ट्री भी बात कर रही है कि भाई मेरी जो एक कंपनी है उसको मैं डी मर्ज कर दूं सेगमेंट वाइज, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड डी मर्ज हो जाता है एबी लिमिटेड और बीसी लिमिटेड में। अब इसका जो अनयूटिलाइज आईटीसी मान लीजिए 1 लाख रुपीज है, उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो इसके लिए रूल है, रूल क्या है? तो रूल है बेसिकली रूल 41, ये बोलता है कि भाई जो वैल्यू ऑफ एसेट है, वैल्यू ऑफ एसेट के बेसिस पे आप अपोर्शन करोगे। अब हो सकता है किसी एसेट के ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया, कोई बात नहीं, जो भी वैल्यू ऑफ एसेट है उसके बेसिस पे आप इसको अपोर्शन करोगे। तो बहुत ही सिंपल है, मान लीजिए 1 करोड़ की एसेट ट्रांसफर होती है, 1 करोड़ की एसेट ट्रांसफर होती है, तो इसको मिलती है 60 लाख और इसको मिलती है 40 लाख। तो क्या रेशियो हो गया? 3:2 हो गया। सिंपलीफाई, अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो 60,000 अनयूटिलाइज आईटीसी इसको ट्रांसफर होगा, 40,000 इसको होगा। ओके, अब इसके अंदर सीए का सर्टिफिकेट भी लगेगा, ये याद रखना। प्रैक्टिसाइजिंग सीए या सीएमए का वो क्या सर्टिफाई करेगा कि भाई इसमें प्रोविजन है कि ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी भी, फ्यूचर में कोई लायबिलिटी आ जाती है तो जो ट्रांसफर है, जो नया ओनर है वो पे करेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये स्टेट वाइज होगा, जैसे एबीसी लिमिटेड का जो हमने एग्जांपल लिया, अब इसके एमपी में भी है, एमपी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, यूपी में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो जो हम ये रेशियो लेंगे वो पूरे इंडिया का लेंगे कि स्टेट वाइज लेंगे? क्योंकि जीएसटी के अंदर तो क्या है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन इस बंदे ने लेके रखा है। तो इसके लिए एक गवर्नमेंट ने, सीबीआईसी ने सर्कुलर इश्यू किया था, उसमें क्लेरिफाई किया कि भाई स्टेट का लेंगे, हम स्टेट का लेंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें एक और बात ध्यान देने योग्य बात है कि भाई स्टेट का लेंगे हम लोग। स्टेट का लेने के बाद जैसे देखो, दिल्ली मान लीजिए किसी का ट्रांसफर हुआ तो उसका दिल्ली हरियाणा का बिजनेस डीमर्ज हो रहा है, तो जो एसेट है वो नए ट्रांसफर को जो ट्रांसफर की गई तो 100 रुपीज का था, तो 70% दी गई दिल्ली के मामले में और 40% हरियाणा के मामले में दी गई। तो हम लोग क्या बोले, स्टेट वाइज लेंगे। तो स्टेट वाइज अनयूटिलाइज आईटीसी इसका कितना है 50 लाख, तो इसका 70% कितना होगा 35 लाख। अब 35 लाख इधर ट्रांसफर करना है, इसका 70 लाख मान लो हरियाणा में, उस पर 28 लाख ट्रांसफर करना है। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि हेड वाइज हमको कैलकुलेट नहीं करना, हमको टोटल अनयूटिलाइज आईटीसी लेना। अब वो चाहे इंटरनल कुछ भी ट्रांसफर कर सकता है, जैसे वो बोलता है जीएसटी का अगर 70% ले तो कितना होता है 7 लाख, लेकिन वो बोलता नहीं मैं तो 10 लाख पूरा का पूरा दूंगा। ठीक है, अच्छी बात है। एचजीएसटी का भी पूरा दे सकता है, आईजीएसटी का फिर रिमेनिंग हो जाएगा। तो टोटल 70% ये ट्रांसफर होना चाहिए। इसके इंटरनल वर्किंग वो उसके ऊपर छोड़ दी उन्होंने कि हेडवाइज टू कैलकुलेट कर ले। ठीक है, तो ये सर्कुलर आप याद रखना। ओके, अब आप लोगों को मालूम है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर मान लीजिए किसी व्यापारी की एक दुकान है, बाद में मुंबई के अंदर दुकान है, उसने एक नई दुकान खोल ली पुणे के अंदर, लेकिन उस समय उसने सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। ठीक है, एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन जरूरी होता, उसका बाद में 1 साल बाद मूड चेंज हो जाता कि भाई मैं तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लूंगा, तो अब वो नया रजिस्ट्रेशन लेता पुणे यूनिट के लिए। तो भाई अनरजिस्टर्ड आईटीसी रह गया, जब उसके पास सिंगल रजिस्ट्रेशन था, तो मुंबई का भी था पुणे का भी था, वो कैसे करोगे? वही सेम वैल्यू ऑफ एसेट रूल 41A के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या है सेक्शन 18 सब सेक्शन 3। अब इसमें भी एक क्लेरिफिकेशन आया है, मान लीजिए जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, उस बंदे की डेथ हो गई, तो सीबीआईसी के बाद क्वेश्चन गया कि क्या ये सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 टेक केयर ऑफ दिस आल्सो? तो सीबीआईसी ने क्लेरिफिकेशन किया कि यस, क्योंकि इसमें भी ओनरशिप चेंज हो रही है, सो दिस इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस, तो दिस सर्कमस्टेंसेस आल्सो। तो बेसिकली अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की डेथ हो जाती है तो जो नया अब ओनर बनेगा, ओके, उसको अनयूटिलाइज आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसमें सिंपल तरीका ये बात ध्यान रखना कि ट्रांसफरर डिटेल फर्निश करेगा और ट्रांसफरी उसको अपने जीएसटी नंबर के अंदर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये रूल के अंदर लिखा हुआ है। सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 देख लिया। सेक्शन 18 सब सेक्शन 5 बोलता है कि भैया जो हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी, तो रूल 44 के अंदर गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दिया है। ओके, फिर सेक्शन 18 सब सेक्शन 6, ये सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 टेक केयर ऑफ दो सर्कमस्टेंसेस की प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदी, 2 साल बाद उसको सेल कर दिया तो क्या होगा?
तो इसके अंदर सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 बोलता है कि भाई आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करो, तो 2 साल के बाद सेल कर रहे हो, यानी आपने 8 क्वार्टर के लिए यूज किया है, बाकी के 12 क्वार्टर के लिए यूज नहीं कर रहे हो, तो 12 क्वार्टर का प्रपोर्शनेट कितना होगा वो कैलकुलेट करो, या जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है जिसके ऊपर आप सेल कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लो, तो जिसमें से जो ज्यादा होगा वो पे करना पड़ेगा। अब इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 का रेफरेंस दोनों जगह दिया हुआ है। दोनों जगह कहा कि भाई सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 का देखोगे तो रूल 40 के अंदर भी दिया हुआ है। तो रूल 40 क्या बोलता है, एक मिनट में आगे चला गया, चलिए इधर से देखते हैं। तो रूल 40 के अंदर दिया हुआ, रूल 40 बोलता है कैपिटल गुड्स के मामले में 5% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ। अब इसका रेफरेंस दिया हुआ है रूल 44 के अंदर भी, तो दोनों जगह दिया हुआ है। तो रूल 44 क्या है, मैंने आपको बोला मंथली। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हम मंथली करें कि क्वार्टरली करें। तो अगर हम लोग इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो अभी मैं रिवीजन में इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा, तो ये जो रूल 40 है वो मोर रेलिवेंट लग रहा है। तो हमको सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 के मामले में मंथली नहीं करना, क्वार्टरली बेसिस पे ही करना। और यही आईसीआई ने भी अप्रोच लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आईसीआई इज गोइंग टू अवार्ड यू मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग क्वार्टरली करेंगे। तो इसका क्या है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो मान लीजिए आप जब ये कैलकुलेशन करके आपका वैल्यू आ रहा है 10,000 रुपीज इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमको रिवर्स करना है, या फिर मान लीजिए ट्रांजेक्शन वैल्यू पे आप कैलकुलेट करते हो 12,000, तो 12,000 आपको पे करना पड़ेगा विच एवर आया। लेकिन मान लीजिए अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू पे 9,000 आ रहा है तो 10,000 आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स, मोल्ड एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर है जो स्क्रैप के रूप में सप्लाई किए, तो उसमें आप लोग ट्रांजेक्शन वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हैं, आईटीसी का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सेक्शन 18 हो गया, अलोंग विथ रूल 40, 41, 41A एंड रूल 44। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 19 आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर अलोंग विद रूल 45। तो जॉब वर्कर को प्रिंसिपल मटेरियल भेजता है, मालिक कौन रहता है, प्रिंसिपल ही रहता है, करेक्ट। तो अब वो जॉब वर्कर को मटेरियल भेजता है, तो क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है? तो सेक्शन 19 बोलता है कि वो बंदा ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनपुट के ऊपर भी ले सकता है और कैपिटल गुड्स के ऊपर भी ले सकता है, क्योंकि काफी बार क्या होता है, मोल्ड एंड डाइज मान लो या कोई प्लांट एंड मशीनरी वो भेज देता है, प्लांट एंड मशीनरी भी भेज सकता है वो। ठीक है, जॉब वर्कर को कि भाई तुम मेरी प्लांट एंड मशीनरी यूज करके जॉब वर्क कर। तो इसमें ओनरशिप किसके पास रहती है, प्रिंसिपल के पास ही रहती है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, दोनों मामलों में मिलेगा। डायरेक्टली डिलीवर करवाता है, कई बार क्या होता है कि प्रिंसिपल के वेयर हाउस के अंदर आएगा, फिर प्रिंसिपल वहां से जॉब वर्कर को डिस्पैच करेगा। तो पहले सप्लायर प्रिंसिपल को देगा, प्रिंसिपल पिल करेगा, या प्रिंसिपल क्या करता है, बिल टू शिप टू मॉडल, या सप्लायर को बोलता है डायरेक्टली तू जॉब वर्कर के इधर पहुंचा दे। तो दोनों ही मामलों में इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। पहले मामले में उसके वेयर हाउस में आएगा, तब याद कर लो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 उसको मिल गया है, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। अगर उसने डिलीवर करवाया है तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 टेक केयर ऑफ दिस आल्सो, कि जब जॉब वर्कर को मिल जाएगा तो ये माना जाएगा प्रिंसिपल को मिल जाएगा। दोनों मामलों में मिलेगा, लेकिन इसकी एक छोटी सी शर्त है कि जो उसने इनपुट भेजा है वो 1 साल के अंदर उसको वापस मिल जाना चाहिए, या वहां से वो डायरेक्टली सप्लाई करवा दे। ठीक है, या और कैपिटल गुड्स के मामले में ये 3 साल है। इस टाइम पीरियड को, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी जैसे अबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेज हो गई कोविड वाली, तो ये 1 साल की 3 साल की जो टाइम पीरियड है वो उसको कंप्लाई विथ नहीं कर पाया, तो गवर्नमेंट डिनाई नहीं करना चाहती, तो उसको कमिश्नर को पावर दिया गया है कि इसको वो फर्दर एक्सटेंड कर सकता है 1 ईयर या 2 ईयर। अगर वो एक्सटेंड करता है तो पीरियड क्या हो गया, इनपुट के लिए 1 + 1 ईयर, और कैपिटल गुड्स के लिए क्या हो गया 3 + 2 ईयर। अगर मान लीजिए इस टाइम पीरियड में नहीं आता तो प्रिंसिपल माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने जिस दिन डिस्पैच किया उस दिन उसको सप्लाई माना जाएगा, और उसको साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई मान लिया तो टैक्स लायबिलिटी बन गई, नहीं तो ये सप्लाई नहीं होगा तो टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, तो टैक्स लायबिलिटी हो गई, सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी, तो इंटरेस्ट भी उसको पे करना पड़ेगा। अब इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो प्रिंसिपल है अब स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है जॉब वर्कर को, तो इसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। हिसाब किताब रख के उसको रिटर्न भी, मतलब रिटर्न नहीं, बेसिकली उसको स्टेटमेंट फाइल करना है। तो अगर उसका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ का है, तो उसको 6 महीने में स्टेटमेंट फाइल करना, और इससे कम है तो फाइनेंशियल ईयर में एक बार ही करना है। ओके,
फिर सेक्शन 20 मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय आईएसडी। आईएसडी किस चिड़िया का नाम है, चैप्टर 1 के अंदर हमने समझा था। तो मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्या डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स है, ऐसा हो सकता है इंफोसिस हो जो सर्विस का डिस्ट्रीब्यूटर, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को अपने एम्प्लॉय के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो ऑल ओवर इंडिया में उसके एम्प्लॉय बैठते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड या तो ऐसा कर सकता है कि स्टेट वाइज खरीदे, ठीक है, क्योंकि जीएसटी के अंदर तो डिस्टिंक्ट पर्सन है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इससे उसको नुकसान क्या होगा कि उसको बार्गेनिंग पावर उसकी कम हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले के हर स्टेट के लिए अलग अलग उसको नेगोशिएट करना पड़ेगा, या वो सेंट्रलाइज हेड ऑफिस में नेगोशिएट कर ले तो उसको क्या है अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। तो जो आईएसडी का कंसेप्ट है सर्विस टैक्स में हुआ करता था, इसको इन्होंने कॉपी पेस्ट करके यहां अप्लाई कर दिया कि भाई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, रिमेंबर इट इज ओनली फॉर इनपुट सर्विस नॉट फॉर इनपुट, ठीक है, चाहे वो गुड्स का सप्लायर हो या सर्विसेज का सप्लायर, अगर उसकी कोई इनपुट सर्विस है तो हेड ऑफिस ले सकता है और आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेके वो रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज जो उन्होंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, या मान लीजिए किसी स्टेट में नहीं लिया गया क्योंकि वो 100% एग्जम्प्ट सप्लाई करता है तो रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है स्टेट वाइज। आईएसडी का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, फॉर इट इज सेपरेट रजिस्ट्रेशन टेकन फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो गुड्स का सप्लायर हो या सर्विसेज का सप्लायर हो। ध्यान रखिए केवल इनपुट सर्विस से रिलेटेड ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, इनपुट से रिलेटेड नहीं, ठीक है, उसमें तो सिंपल बिलिंग करो, सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा ना, ठीक है। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, बहुत ही सिंपल है, हमेशा याद रखना कि आईजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी का क्रेडिट तो आप कहीं से भी ले सकते हो, तो आईजीएसटी का आईजीएसटी के रूप में होगा, सीजीएसटी एचजीएसटी का, तो मान लीजिए आईएसडी का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में है और जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी एक यूनिट तो महाराष्ट्र में ही है और बाकी मान लीजिए आउटसाइड महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की यूनिट को तो वो सेम एचजीएसटी सीजीएसटी एचजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है क्योंकि ये यूनिट को तो मिल जाएगा महाराष्ट्र का महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन, लेकिन दूसरी यूनिट जो आउटसाइड द स्टेट उसको नहीं मिलेगा। मैंने आपको क्या बोला था पिछले सेशन में कि स्टेट वाइज सीजीएसटी एचजीएसटी का आप ले सकते हो, ठीक है, रूल 88 जब डिस्कस किया था। तो दूसरी यूनिट को ये सीजीएसटी एचजीएसटी मान लीजिए 100 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 200 करके आईजीएसटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब कैसे करेगा, बहुत ही सिंपल है। एक तो मान लीजिए जैसे हमारा एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने जिसका आईएसडी का रजिस्ट्रेशन मुंबई लिया हुआ है, मुंबई के अंदर लिया हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, मान लीजिए उन्होंने बेंगलोर यूनिट के लिए ही लिया केवल, ठीक है, बेंगलोर यूनिट के लिए कोई सर्विसेज ली, मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ली, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ली, तो वो फिर बेंगलोर को डायरेक्ट ही कर देगा क्योंकि एक ही है, ठीक है, तो 1 लाख रुपीज से 1 लाख रुपीज है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन मान लीजिए अब उसकी 10 ब्रांचेज है, लेकिन उसने उनमें से 3 ब्रांचेस के लिए लिया, तो एक तो मान लीजिए मुंबई ब्रांच के लिए लिया, एक बेंगलोर के लिए लिया और एक दिल्ली के लिए लिया, तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर मान लीजिए 2 लाख रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो बहुत ही सिंपल है कि आप इन तीनों का टर्नओवर लोगे, तो मान लीजिए इसका टर्नओवर 1 CR, इसका है 2 CR, इसका है 3 CR, तो टोटल 6 CR, तो टोटल 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1 फॉर मुंबई, 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 फॉर बेंगलोर एंड 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 फॉर दिल्ली, सिंपल है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए सारे यूनिट है तो सारे यूनिट का ले लो आप और उसके बेसिस पे टर्नओवर रेशियो कर दो, बहुत सिंपल है। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना कि इन्होंने उसको क्या बोला है, उन्होंने बोला है C1 जो आपको बेसिकली क्रेडिट कैलकुलेट करना है, C टोटल क्रेडिट है जो हमारे एग्जांपल में मान लीजिए 2 लाख रुपीज है, ठीक है। T1 किसका हो गया, मुंबई का, दिल्ली का या बेंगलोर का अलग अलग टर्नओवर, और T हो गया टोटल टर्नओवर। तो अगर एक के रिलेटेड है तो डायरेक्टली पूरा उसको कर दो, एक से ज्यादा के लिए है तो उन सबका टोटल करो एग्रीगेट टर्नओवर और उस रेशियो के बेसिस पे कर दो, ओके। अब कौन से पीरियड का लेना है, तो बहुत ही सिंपल है, ये देखिए रेलिवेंट पीरियड, इफ द रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट हैव टर्नओवर इन देयर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द फाइनेंशियल प्रीसीडिंग द ईयर ड्यूरिंग विच द क्रेडिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उस फाइनेंशियल ईयर का, अगर मान लीजिए सारे
रेसिपिएंट का या कुछ रेसिपिएंट का नहीं है, तो फिर क्या होगा, लास्ट क्वार्टर फॉर विच डिटेल ऑफ सच टर्नओवर ऑफ ऑल द रेसिपिएंट आर अवेलेबल प्रीवियस टू द मंथ ड्यूरिंग विच क्रेडिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस टर्नओवर के अंदर एडजस्टमेंट भी होगा, जो हमने रूल 42 43 के अंदर देखा था, बेसिकली वही एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल स्टेट वीएटी सीएसटी का हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, तो उसको हम लोग कम कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कम हो गया तो क्या करोगे, जिस बेसिस पे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया उसी बेसिस पे वापस आप कैलकुलेट करके डेबिट मारोगे। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन के समय जितना आईएसडी के पास अवेलेबल है, किसी पर्टिकुलर मंथ में मान लीजिए 1 लाख अवेलेबल है, तो 1 लाख ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब हो सकता है कि जैसे हमारे एग्जाम्पल के अंदर मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, अब दिल्ली रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में डील करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दिल्ली वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा क्योंकि सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लियरली बोलता है कि एग्जाम सप्लाई वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए इनएलिजिबल है। आईएसडी का काम है डिस्ट्रीब्यूट करना, हो सकता है कोई ब्लॉक क्रेडिट है वो भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका अकाउंट बेसिकली जीरो हो जाना चाहिए, उसके बाद जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पर्टिकुलर मंथ में, वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा यूजिंग फॉर्म GSTR 6। ओके, अब मान लीजिए जितना करना था उससे ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, रिकवरी होगी, रिकवरी एंड इंटरेस्ट इज आल्सो गोइंग टू बी एप्लीकेबल। सेक्शन 73 या 74 के अंदर प्रोसीडिंग भी इनिशिएट की जा सकती है। इसमें एक सर्कुलर भी है, सर्कुलर ये है कि जनरल पेनल्टी भी लगाया जा सकता है आईएसडी के ऊपर, और जिसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जिस यूनिट को, उसको रेसिपिएंट जिसको हम बोलेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगेगी और आईएसडी के ऊपर जनरल पेनल्टी लगाई जा सकती है, सीबीएसई ने क्लेरिफाई किया। ओके, तो ये हो गया। अब सर्कुलर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो ओईएम वाला सर्कुलर है, ओईएम कंपोनेंट मैन्युफैक्चर का, जो हमने चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस किया, चैप्टर 2 के अंदर क्या डिस्कस किया, वही टोयोटा बेम्बो ब्रेक, याद कर लो एग्जांपल। तो चैप्टर 2 के अंदर बोला कि सप्लाई नहीं है, जो फ्री मोल्ड एंड डाइज देता है वो सप्लाई नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसको देना है तो वो। पिछले चैप्टर 7 के अंदर भी हमने रिवाइज किया वापस, ये उसके अंदर क्या था कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल करना है कि नहीं करना। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी टोयोटा की लायबिलिटी और वो सप्लाई करता है, ऑब्लिगेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अमोर्टाइज कॉस्ट है वो शामिल नहीं करेंगे। लेकिन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर की है और टोयोटा सप्लाई करता है तो अमोर्टाइज कॉस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई मिलेंगे। अब यहां क्या है, यहां ये है कि भाई जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट मोल्ड एंड डाइज दी गई, क्या उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है कि नहीं ले सकता। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, अगर वो देता है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है, टोयोटा ले सकता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है, फिर टोयोटा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, तो उसके ऊपर फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक है। तो मैंने तीनों चैप्टर के अंदर ये सर्कुलर रेस्पेक्टिव प्रोविजन के हिसाब से डाला है। सर्कुलर एक ही है लेकिन तीनों सप्लाई के अंदर सप्लाई है कि नहीं है वो देखने के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या एडजस्टमेंट होगा और यहां इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा, तीनों चैप्टर में आपको दिख रहा है ये सेम सर्कुलर। ओके, फिर रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर मेडिसिन या ड्रग या कोई दूसरा गुड्स हो तो उसका क्या होगा, क्योंकि जो टाइम एक्सपायर मेडिसिन या ड्रग्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। कोई फार्मा कंपनी तो उसको क्या करेगी, एक्सपायर हो गया ड्रग तो उसको डिस्ट्रॉय करेगी, तो होगा क्या। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें जो सर्कुलर है वो ये क्या क्लेरिफाई कर रहा है, एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। तो मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर फार्मा कंपनी है, उसने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में यह अरेंजमेंट है कि जो भी ड्रग वो सेल कर पाएगा फर्दर रिटेलर को वो ठीक है, जो बच जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर उसको वापस दे देगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख रुपीस की सप्लाई की, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया मान लो 12,000, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया 12,000 का। अब बाद में मान लीजिए 50,000 रुपीस का मटेरियल बच गया, तो ये उसको वापस देता है, तो 50,000 बच गया तो ये उसको वापस देता है। अब इसको वापस देने के दो तरीके हैं, सीबीआईसी बोलता है कि या तो इसको ये फ्रेश सप्लाई कंसीडर कर ले, फ्रेश सप्लाई कंसीडर करेगा तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर अब मैन्युफैक्चरर को वापस भेज रहा है तो वो सप्लाई कंसीडर करेगा, तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। तो इस मामले में क्या होगा, ये टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा तो मैन्युफैक्चरर के पास ये मटेरियल वापस आया 50,000 वाला,
तो फ्रेश सप्लाई इसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, इसके ऊपर मान लीजिए 6,000 रुपये होता है क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है। तो 6,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, उसके बाद इसने ये 50,000 का मटेरियल डिस्ट्रॉय कर लिया, तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज है, इसको ब्लॉक करता है। तो ये फिर क्या होगा, इसको 6,000 बाद में रिवर्स करना है, ठीक है, ब्लॉक क्रेडिटर, क्योंकि इसने डिस्ट्रॉय कर लिया मटेरियल। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इसको वापस कर दे रिटर्न और मैन्युफैक्चरर क्या करे, क्रेडिट नोट इश्यू कर दे। लेकिन क्रेडिट नोट का याद कर लीजिए सेक्शन 34 उसमें टाइम लिमिट है, तो अगर उस टाइम लिमिट के अंदर है तभी ये मामला बनेगा। तो फिर उसके ऊपर अगर ये रिटर्न कर रहा है तो जो मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरिंग के समय जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, अब इसको डिस्ट्रॉय करेगा, तो जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट उससे रिलेटेड है, डिस्ट्रॉय गुड्स से रिलेटेड, वो उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। ओके तो ये दो मेथड, क्रेडिट नोट वाला कब होगा, जब वो टाइम पेड क्रेडिट नोट के हिसाब से चलता है, अदरवाइज तो क्या है कि इसको फ्रेश सप्लाई लेना ही ज्यादा बेटर है। सो दिस कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।